हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष, आपका ऑनलाइन एजुकेटर। सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन जो आपका सब्जेक्ट है 6 सेमेस्टर में जो चल रहा है वो मैं ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, जिसके ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है, आप लोगों को आई थिंक वो लेक्चर्स समझ में आ रहे हों। किसी भी तरीके को कोई डाउट होता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे ड्रॉप कीजिए ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट है सीएनसी मशीन ऑटोमेशन में पिछले जो कुछ लेक्चर्स हुए हैं जिसमें मैंने बेसिक डिटेल सिलेबस के बारे में डिटेल आप लोगों के सामने डिस्कस किया था। सीएनसी मशीन क्या होती है, कितने टाइप की ऑटोमेटिक यानी जो ऑटोमेशन ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है वो क्या होता है, ऑटोमेशन क्या होता है, चीज़ों को आसान कैसे किया जाता है, समय की बचत कैसे की जाती है, प्रोडक्शन की जो दर होती है, उत्पादन की जो दर होती है उसको कैसे बढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों की ऑटोमेशन, मैंने आप लोगों को ऑटोमेशन के टाइप्स भी पढ़ाए थे। फिक्स्ड ऑटोमेशन होता है, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन होता है। तो ये ऑटोमेशन शुरुआती मैंने ऑटोमेशन से करी थी, ठीक है, क्योंकि ये सीएनसी एनसी डीएनसी जो मशीन्स है ये ऑटोमेटिक मशीन है। तो उन मशीन्स को पढ़ने से पहले हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेशन को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑटोमेशन मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया था। मशीन्स के बारे में स्टडी हो चुकी थी कि एनसी सीएनसी डीएनसी मशीन क्या होती है, उसके बारे में सारा डिस्कस हो चुका था। ठीक है, कौन कौन से सिलेबस, हम थोड़ा सिलेबस की तरफ देख लेते हैं। ये जो ब्लैक कलर से अंडरलाइन हो रहा है ये आप लोग रेड, सॉरी मैं बता देता हूँ दोबारा से। एनसी मशीन हो चुकी है, सीएनसी डीएनसी एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब कुछ हो चुका है। एप्लीकेशंस हो चुका है। मशीन कंट्रोल यूनिट आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। इनपुट डिवाइसेस होती हैं, लेक्चर में बता दिया है। कम्युनिकेशन के कुछ दो मोड हैं, सीरियल और इथरनेट पैरेलल, भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का आज जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि प्रॉब्लम्स विद कन्वेंशनल एनसी मशीन, यानी कि ऑटोमेटिक जो मशीन्स हैं उसमें आप लोगों की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, अगर उसमें आप लोगों का डेटा ठीक स्पीड नहीं किया जाएगा, प्रोग्राम जो है वो ठीक तरीके से रन नहीं होगा, और जो हम लोगों ने जिस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो प्रोग्राम बनाया है, कटिंग करने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए, बोरिंग करने के लिए जो प्रोग्राम बनाया है वो ठीक तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो ठीक तरीके से अगर रन नहीं होगा तो उस केस में प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, और हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक आप लोगों का और कौन कौन से टॉपिक रहेगा, एक तो रह गया सिलेक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स टू बी मशीन ऑन सीएनसी मशीन, यानी कि सीएनसी मशीन पर मशीनिंग ऑपरेशन करने के दौरान कौन कौन से कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो, उनके बारे में पढ़ेंगे आज। और उसके बाद आता है आप लोगों का एक्सेस आइडेंटिफिकेशन क्या होता है और पीएलसी कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, देखो ये जो एक्सेस आइडेंटिफिकेशन है इस टॉपिक को मैं अभी इस यूनिट में कवर नहीं करूँगा, क्योंकि कवर कराने को तो ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये अपने आप में एक चैप्टर है इसी सब्जेक्ट में। एक्सेस के ऊपर एक चैप्टर है, तो तब मैं इसको आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि पढ़ाना तो वैसे भी है तो दोबारा से क्यों, तो उससे अच्छा यही है ना कि आप लोगों को पूरा चैप्टर ही इसके बारे में डिटेल से समझा दें। और न्यू डेवलपमेंट इन एनसी इसके बारे में लास्ट में मैं डिस्कस कर लूँगा। फिलहाल हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पीएलसी कंट्रोल एंड इट्स कंपोनेंट्स और सिलेक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स टू बी मशीन और सीएनसी मशीन। ठीक है, चलिए ये हम लोगों का आज का टॉपिक है, पीएलसी कंट्रोल एंड इट्स कंपोनेंट्स। कि पीएलसी कंट्रोल क्या होता है, ठीक है, और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं उस पीएलसी कंट्रोल के। सेकंड, प्रॉब्लम्स विद ऑटोमेटिक मशीन, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को पिछले लेक्चर में। और इसके बाद जो आप लोगों का जो दूसरा टॉपिक आप लोगों को मैं आज पढ़ाऊँगा वो है कि और मशीनिंग कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जिनके ऊपर हम लोग मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं, और मशीनिंग ऑपरेशन सीएनसी मशीन एनसी डीएनसी मशीन पर करते समय कौन कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उस ऑटोमेटिक मशीन्स के जो मेन रोल प्ले करते हैं ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये दो आज के टॉपिक रहेंगे। और इस टॉपिक के बाद आप लोगों का जो फर्स्ट यूनिट होगा वो ओवरऑल खत्म हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे, सिलेबस स्टडी करेंगे, सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो स्टडी करेंगे। उसके बाद फर्दर इसी तरीके से लेक्चर्स आप लोगों के होते जाएंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ पे समझ में आ रहा है वहाँ पे आप लोग समझिए, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है आप लोग बेशक पूछिए, लेकिन पूछने का भी एक तरीका है। देखिए, पढ़ने का तरीका आप लोग ये रखिएगा कि आप लोग जब नोट्स को पढ़ें या नोट्स को लेक्चर वीडियो में सुने, इन नोट्स को या आप लोग खुद से बनाएं। नोट्स बनाइएगा ज़रूर, देखिए समझना एक अलग चीज़ है, लेकिन आप लोग खुद से उस चीज़ को बनाओगे, खुद से लिखोगे तो वो अलग चीज़ है। और जब आप लोग लिखोगे, नोट्स बनाओगे लेक्चर सुन के, तो उस टाइम एक पेपर अलग से साइड में रखिए। ठीक है, यही मैंने सेकेंड ईयर वाले बच्चों को भी बताया है जो RAC सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसमें भी मैंने यही बताया है कि नोट्स बनाते समय एक पेपर रखिए, जिस तरीके का आपका डाउट राइज हो रहा है, पुट हो रहा है, उस नोट्स उस पेपर में उसको लिख लीजिए। ठीक है, पेपर में 1 बाय 1 करके डाउट्स लिख लीजिए।
जब आप लोग डाउट लिख लोगे तो उसी को आप लोग पूछ लीजिए एक साथ, जब मैं जिस दिन लाइव आऊँगा सीएनसी के लिए भी मैं एक दिन लाइव आपके सामने आऊँगा, ताकि आप लोगों से थोड़ा रूबरू हो सकूँ, आप लोगों से मिल सकूँ, ठीक है, और आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकूँ। इसी तरीके से सेकंड ईयर वाले जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, वो भी, उनके लिए भी यही टेक्नोलॉजी मैं आप उनके लिए यूज़ करवा रहा हूँ कि आप लोग क्या कीजिए, पेपर रखिए, डाउट्स रखिए अपने उसमें, उनके साथ या तो आप लोग मुझे पर्सनली शेयर कर दीजिए, या फिर आप लोग उसे मुझे जिस दिन मैं आप लोगों के सामने लाइव आऊँगा तब आपके वो डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पीएलसी क्या होता है? सबसे पहले पीएलसी की फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पीएलसी की फुल फॉर्म क्या होती है। पीएलसी की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, ठीक है। थोड़ा पीएलसी के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ पीएलसी एक्चुअली होता है क्या। देखिए ये है ओवरऑल पीएलसी आपको दिख रहा होगा, एक बार देख लीजिए, आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा क्या होता है ये। बहुत बड़े बड़े जो सर्वर रूम होते हैं गूगल के, ठीक है, गूगल के समझ लीजिए, या किसी तरीके का पावर प्लांट आप लोगों ने विजिट किया होगा, या किसी टाइप की इंडस्ट्री विजिट करी होगी, जहाँ से पूरा पैनल या पूरा प्लांट होता है जो ऑपरेट किया जाता है, या मेन कंट्रोल रूम होता है। तो मेन कंट्रोल रूम कुछ इस टाइप से ही दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे कई टाइप के स्विचेस लगे हुए हैं, जिसमें से वायर्स जा रही हैं, ये वायर्स जा रही हैं, ये कई सारे स्विचेस लगे हुए हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये कुछ ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं जहाँ पर आप लोगों को रीडिंग दे रहे हैं, ये रीडिंग पैनल लगा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से इस तरीके से ग्रीन लाइट्स लगी हुई हैं। ग्रीन का मतलब होता है प्रोसेसिंग में चल रहा है, रेड जैसी हो जाएगा तो मतलब वहाँ पे खतरा है, या हमारा वो कोई काम है वो रुका हुआ है, ठीक है। तो यहीं से हम सारी चीज़ें रीडिंग लेते हैं। और दूसरा भी समझ लीजिए, हम लोगों के घरों के बाहर मीटर लगा होता है, उससे रीडिंग ली जाती है, तो हम लोगों का जो बिल होता है उससे पता पड़ता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम को कैसे ऑपरेट किया जा रहा है, कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है आप लोगों का PLC, ठीक है। ये PLC कंट्रोल होता है, यानी कि PLC एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, सॉलिड स्टेट में होता है ये, ठोस अवस्था में, ये सॉलिड स्टेट फॉर्म बोल सकते हैं इसे, ठीक है। ऐसा सॉफ्टवेयर है या ऐसा कंट्रोल सिस्टम है जिसके द्वारा हम किसी बड़े से बड़े सर्वर को, बड़े से बड़े हमारा जो कंट्रोल रूम होता है, बड़े से बड़े पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, या गूगल का जो सर्विस, जो हमारा सर्वर रूम होता है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। छोटी छोटी एक्टिविटी कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है, क्या चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग, छोटे छोटे टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि नंबरिंग से रिलेटेड हो सकता है, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड हो सकता है, और एप्टीट्यूड रीजनिंग से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ ऐसे कुछ लॉजिक्स वाली चीज़ें जिसके थ्रू हम लोगों को आउटपुट आसानी से मिल सके, कम से कम समय में मिल सके, ठीक है। तो उस टाइप के लिए हम लोग पीएलसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। पीएलसी एक टाइप का सॉफ्टवेयर ही होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप के आप लोगों ने देखे होंगे ठीक है। तो ये सारा क्या होता है, ये पीएलसी से रिलेटेड ही होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, सब पीएलसी ही है आपका, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि पीएलसी एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए डेफिनेशन सामने लिखी हुई है। पीएलसी की फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। पीएलसी एक औद्योगिक कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली है। औद्योगिक का मतलब क्या है, इसका यूज़ कहाँ किया जा रहा है, इंडस्ट्री में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल। कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली, नियंत्रण मतलब कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम है जो इनपुट उपकरणों की स्थिति की लगातार निगरानी करता है। इनपुट उपकरणों की, इनपुट उपकरण मतलब इनपुट डिवाइसेस, कौन कौन सी सीएनसी एनसी डीएनसी मशीन में कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती है हमारी, टैप रीडर, पंच कार्ड, मैग्नेटिक कार्ड, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इन्हीं से तो हम इनपुट देते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कौन कौन सी होती हैं। पंच कार्ड होता है, ठीक है, टैप रीडर, और मैग्नेटिक टेप होता है। मैग्नेटिक टेप, ये सारी क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस होती हैं। इनपुट डिवाइसेस, तो इन इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम लोग जो इनपुट सिस्टम को या मशीन को या ऑटोमेटिक मशीन सीएनसी मशीन्स को दे रहे हैं, तो उसकी निगरानी रखने का जो काम होता है वो कौन करता है, वो पीएलसी करता है, ठीक है। इनपुट की निगरानी रखने का, ऐसा थोड़ी कि हमने कुछ भी इनपुट दे दिया और मशीन ने रेस्पॉन्स ही नहीं दिया। हमें इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है 1100, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को इसका बेसिक समझाऊं, जैसे कि ये सेंडर, ये रिसीवर, ठीक है, और सेंडर से मुझे रिसीवर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, वो इन्फॉर्मेशन है मेरी 1100, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन, ये मतलब डेटा है जो मुझे यहाँ से सेंडर से रिसीवर तक पहुँचाना है, ठीक है।
अब आप लोगों ने क्या सोचा कि भाई कोई सॉफ्टवेयर तो इसमें है नहीं, हम तो कुछ भी डेटा भेज सकते हैं, तुम्हें भेजना है हाँ में और तुम भेज रहे हो ना में, ठीक है, तुमने मतलब 1100 की जगह भेज दिया 0011, ये डेटा यहाँ तक आ गया। तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो मशीन उस हिसाब से रेस्पॉन्स करेगी? रेस्पॉन्स बिल्कुल वैसे ही करेगी जैसा आपने डेटा इधर से इधर भेजा है, ठीक है। मशीन गलती नहीं करती है, मशीन गलती करता कौन है? इंसान, ह्यूमन गलती करता है, ठीक है। तो हमारी ह्यूमन मिस्टेक की वजह से जो डेटा 1100 की फॉर्म में जाना था वो डेटा कैसा गया? 0011 की फॉर्म में गया। तो इसको तुरंत डिटेक्ट कौन करेगा? पीएलसी डिटेक्ट करेगा इसको। ये हमारा गलत है, ये डेटा हमारा गलत है, यानी जो इनपुट आया है यहाँ से जो इनपुट आया है और हमको जो आउटपुट मिला है वो आउटपुट हमको गलत मिला है, ठीक है। गलत मिला है तो हम लोगों का या तो मशीन वहाँ से उस हिसाब से ही रेस्पॉन्स देगी हमको, या तो मशीन गलत तरीके से रेस्पॉन्स देगी। तो इसकी निगरानी कौन करेगा? इसकी निगरानी करेगा पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। मतलब इसके अंदर एक लॉजिकल एबिलिटी है। लॉजिक एबिलिटी का हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो हमारी मेंटल एबिलिटी के लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एप्टीट्यूड का टेस्ट, रीजनिंग का टेस्ट। उससे हम लोगों की मेंटल एबिलिटी देखी जाती है कि हम लोग कितनी आसपास की चीज़ों से कितना वाकिफ़ हैं, आसपास की चीज़ों को कितना परख रहे हैं। जैसे कि रेलवे का एक एग्जाम होता है आरआरबी का, लोको पायलट में साइको टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, दिमाग से रिलेटेड चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है। तो वो लॉजिकल टेस्ट है। तो उसी तरीके से ये लॉजिकल चीज़ें हैं। हम लोगों को डेटा ये भेजना था, डेटा आ ये गया, तो ये लॉजिकली कहीं ना कहीं गलत हुआ है, ठीक है। तो इस गलत को चेक कौन करेगा? पीएलसी चेक करेगा। इसलिए इसका नाम है लॉजिक कंट्रोल, यानी कि लॉजिकली चीज़ों को देखना, उसको निगरानी करना और उसके हिसाब से उसे कंट्रोल करना, ठीक है। और ये प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम सेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या है, एक एक लाइन को समझिए ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाए। जो इनपुट डिवाइसों की स्थिति लगातार निगरानी करता है और फिर आउटपुट उपकरणों की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए एक कस्टम प्रोग्राम के आधार पर निर्णय लेता है, ठीक है। अब आपने इनपुट तो दे दिया, इनपुट तो आप लोगों ने सही दिया, 1100 की फॉर्म में मैंने जो भी एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, वो एग्जाम्पल बिल्कुल सही था कि हाँ आप लोगों ने इनपुट सही दिया, लेकिन आउटपुट आप लोगों को गलत मिला। लेकिन आप लोगों को लगा कि हाँ हमने मशीन को इनपुट ठीक दिया है, ठीक है। अब मशीन ने इनपुट ले लिया, आउटपुट दिया, अब वो रेस्पॉन्ड करेगी, रेस्पॉन्ड वो गलत करेगी। अब रेस्पॉन्ड गलत ना करे, ठीक है, और हमारा जो ऑपरेशन है वो गलत तरीके से परफॉर्म ना हो, तो उसके लिए हमें पहले से ही कुछ है ना इंडिकेशंस मिल जाएंगे। वो इंडिकेशन देने का जो सॉफ्टवेयर हमने लगाया, इतना महंगा जो पीएलसी सॉफ्टवेयर लगाया है, वो क्या करेगा? आउटपुट आउटपुट जो डिवाइसेस हैं की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए एक कस्टम प्रोग्राम के आधार पर निर्णय लेता है, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर्स जो होते हैं ऑटोमेटिकली इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल किए जाते हैं कि गलती होने पर वो ऑटोमेटिकली उसको सही करें, ठीक है ना। बहुत से ऐसे एडवांस कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर, परम कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर्स हैं, ये इतने एडवांस फॉर्म के कंप्यूटर्स हैं कि अगर किसी भी टाइप की कोई गलती हो रही है तो ये उसे ऑटोमेटिकली सेंस करेंगे, ऑटोमेटिकली उसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, पहचानेंगे गलती को और उस हिसाब से उस गलती को सुधार देंगे। उसमें ह्यूमन की नीड ही नहीं पड़ी, ठीक है। ह्यूमन ने बस क्या काम किया? उस प्रोग्राम को वहाँ से वहाँ तक सेट किया, ठीक है। सेट करेगा वो, तो क्या हो जाएगा? जो हमारी गलतियाँ हैं वो ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगी। तो पीएलसी का मेन यही काम होता है, इनपुट डिवाइसेस की स्थिति की लगातार निगरानी करना, जो इनपुट जा रहा है सिस्टम के थ्रू उसकी निगरानी करना, और आउटपुट अगर इनपुट हमारा गलत गया है तो आउटपुट में फ़र्क ना पड़े तो उस चीज़ के लिए वो ऑटोमेटिकली पहले से तैयार रहेगा, ठीक है। तो पीएलसी सॉरी, पीएलसी जटिल विनिर्माण का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन, जो बहुत ज़्यादा हैवी प्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शंस होते हैं, और औद्योगिक अनुप्रयोगों में कार्यों को नियंत्रित करने, मापने और कार्य करने का पसंदीदा तरीका है। इसका क्या मतलब है? जो पीएलसी है, जितनी भी टाइप की कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं, जटिल से जटिल संक्रियाएं होती हैं, जटिल से जटिल कार्य होते हैं, ठीक है, उनको इंडस्ट्रियल लेवल पे यानी कि औद्योगिक स्तर पर अनुप्रयोग में कार्यों को कंट्रोल करने में, ठीक है, उनको मापने में, जिस टाइप की गलती है उसका पैरामीटर सेट किया जाएगा कि वो गलती कितनी बड़ी है, फॉल्ट कितना बड़ा है। चेक किया जाता है ना कि जल्दी से अगर कंपनी में कोई फॉल्ट आता है तो देखते हैं भाई कितना बड़ा फॉल्ट है, छोटा फॉल्ट है, ठीक है, उस हिसाब से चीज़ें रिस्पॉन्स होती हैं। तो हमें पता कैसे पड़ता है कि फॉल्ट बहुत बड़ा है या फॉल्ट बहुत छोटा है, ठीक है, तो वो हमें पीएलसी बताता है। नियंत्रित करने में उनको मेजरमेंट करने के फॉल्ट बड़ा है या छोटा है, और कार्य करने का सबसे पसंदीदा तरीका है। अगर आपके सिस्टम में या आपकी इंडस्ट्री में या आपकी कंपनी में पीएलसी लगा हुआ है तो आप लोगों को फॉल्ट को जल्दी से जल्दी रिकॉग्नाइज, जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करने में आसानी होगी, क्योंकि आप लोगों के पास पीएलसी सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। पीएलसी तुरंत के तुरंत आपको गलती का स्तर बता देगा, गलती का पैमाना बता देगा कि गलती कितनी बड़ी है, ठीक है। और उसको अगर बड़ी है तो टाइम लेगा, छोटी होगी तो वो तुरंत के तुरंत कंप्यूटर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से वैल्यू हमें बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि वे अन्य प्रणालियों के साथ अच्छी तरह से खेलते हैं। खेलने का मतलब क्या होता है? पीएलसी जो होता है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। पीएलसी क्या है? फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि ये हर
सॉफ्टवेयर या हर एटमॉस्फेयर में ढल जाता है, ठीक है। इसे जिस टाइप की इनपुट मिलती है उसको मतलब ये रिकॉग्नाइज करता है, उसको रेक्टिफाई करता है, उसको उसको आइडेंटिफाई करता है किस टाइप का इनपुट आ रहा है, ठीक है, और उस हिसाब से कैसा आउटपुट आना चाहिए उसको पहले से पता होता है, ठीक है। और वो आउटपुट अगर नहीं आता है तो तुरंत उसको ये क्या करता है, पहचान लेता है। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ठीक है। पीएलसी पीसी, पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर होता है, ठीक है। पीएलसी पीसी, पीएसी, पीएसी मतलब प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन कंट्रोलर, और मोशन कंट्रोलर डिवाइस के साथ अच्छी तरह से काम करते हैं, ठीक है। यानी पीएलसी जो है वो कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर पीसी के साथ, पीएसी यानी प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन कंट्रोलर, कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं ऑटोमेटिक जो हमारी सीएनसी एनसी डीएनसी मशीन है, उसी में तो हम पीएलसी पढ़ रहे हैं, वो क्या है, ऑटोमेशन ही तो है, ऑटोमेटिक मशीन ही तो हैं। और मोशन कंट्रोलर, मोशन कंट्रोल का मतलब होता है सीएनसी मशीन में क्या होता है, कई सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो अपनी गति पे, अपनी गति, एक गति से चलती हैं, जैसे कि हमारा चक होता है, ठीक है, टूल होल्डर होता है, टूल मैगजीन होती है, ठीक है, टूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक करने के लिए अपनी जगह को छोड़ता है। तो क्या होता है, मोशन को कंट्रोल करना, मोशन कंट्रोलर डिवाइस के साथ अच्छी तरह से काम करते हैं। तो पीएलसी सॉफ्टवेयर जो है इन सब के साथ अच्छी तरह से फ्लेक्सिबल है, ठीक है। आई होप आप लोगों को पीएलसी की डेफिनेशन समझ में आई हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द पीएलसी कंट्रोल, यानी कि जो पीएलसी है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से ऐसे पीएलसी के कंपोनेंट्स हैं। पहला, पीएलसी जनरल पर्पस के माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर है। कंट्रोलर मतलब कंट्रोल करने वाला, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, ये कंट्रोलर, ठीक है। यानी जो पीएलसी है वो जनरली क्या है हमारा, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर है। माइक्रो प्रोसेसर मतलब हम बोलते हैं ना कि कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसर है, ठीक है, आप तुमने जो लैपटॉप खरीदा वो कौन सा प्रोसेसर है, जिस हिसाब से उसकी स्पीड वगैरह देखी जाती है। तो उसी तरीके से जो पीएलसी है वो एक माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि उस माइक्रो, और आपको समझ होगा माइक्रो मतलब बहुत छोटा, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर है जो नेटवर्क संचार क्षमता के साथ लॉजिक, मैंने बताया था लॉजिकली चीज़ों को तुरंत रेक्टिफाई करना कि क्या घटना घटने वाली है, लॉजिकली टाइमिंग यानी समय, और काउंटिंग गलतियों को गिनती करना कि वो फॉल्ट एक बार है, दो बार है, अगली बार तो नहीं होगा फ्यूचर में, ठीक है, उसकी पहले से ही फॉरकास्टिंग करके रखना। टाइमिंग, काउंटिंग और लॉजिक के अनुरूप कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। यानी कि पीएलसी जो है वो किस एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड यानी माइक्रो प्रोसेसर के आधार पर एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, जो नेटवर्क संचार क्षमता के साथ, यानी कि इसकी जो नेटवर्किंग की जो कैपेसिटी है उसकी क्षमता के साथ क्या करता है, ये लॉजिकली, ठीक है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग और काउंटिंग के अकॉर्डिंग कितने फॉल्ट हुए हैं, एक फॉल्ट है, दो फॉल्ट है, उस हिसाब से और के अनुरूप कंट्रोल प्रोवाइडिंग करता है, ठीक है। इसके निम्नलिखित कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। पहला, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई हमारी कौन कौन सी इसमें दी जा रही है, ठीक है, एसी है या डीसी है, मतलब अल्टरनेट करंट है और डायरेक्ट करंट है। इसको हम लोग वी ए सी यानी कि वी ए सी और वी डी सी बोलते हैं। वोल्ट अल्टरनेट करंट, वोल्ट डायरेक्ट करंट, ठीक है। इस टाइप की पावर सप्लाई होती है जो हम लोग इस पीएलसी को देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेसर। कौन सा है प्रोसेसर, ऑलरेडी इसने माइक्रो प्रोसेसर बोल रखा है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, कि मतलब कि पीएलसी कंट्रोल में क्या इनपुट डिवाइस यूज़ की जा रही है और क्या आउटपुट डिवाइस यूज़ की जा रही है, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑलरेडी मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि जो कम्युनिकेशन है वो मोस्टली कितने टाइप के होते हैं आप लोगों के, दो टाइप के। पहला तो होता है सीरियल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है पैरेलल कम्युनिकेशन, ठीक है। और एक मैंने ईथरनेट भी बताया था आप लोगों को, ईथरनेट टेक्निक, ठीक है। तो हम लोगों को मेनली इन्हीं तीन टेक्निक के बारे में कम्युनिकेशन इसमें पढ़ना है, कम्युनिकेशन वाले में, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन मीडिया। जो कम्युनिकेशन मीडिया है मतलब कम्युनिकेशन के माध्यम कौन कौन से हैं, किस किस माध्यम से हम लोग डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहे हैं, किन किन मोड में पहुंचा रहे हैं। तो वो मोड कौन कौन सा है, सीरियल है, पैरेलल है और ईथरनेट टेक्निक है। और उसके बाद है रिडंडेंसी। इसका क्या मतलब होता है, अतिरिक्तता। रिडंडेंसी का अगर आप लोगों को मैं मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब होता है अतिरिक्तता, मतलब ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हम लोग, जो ऑपरेशन के बीच में यानी कि मशीनिंग के बीच में परफॉर्म हो रही हैं लेकिन हमें उसकी नीड नहीं है, वो हम बोल सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, उसे हटाना है वहाँ से। जैसे कई बार हम वीडियो एडिटिंग करते हैं तो वीडियो एडिटिंग में कोई ऐसा पार्ट होता है जो एक्स्ट्रा आ जाता है, तो जो हमें नीड नहीं होता नॉर्मली, तो हम लोग उसे हटा देते हैं। तो उस हटाने वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं, या एक्स्ट्रा वाला जो पार्ट होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अतिरिक्त पार्ट, यानी कि एक्स्ट्रा पार्ट है, उसी को बोलते हैं रिडंडेंसी। तो उसी तरीके से अब ये क्षमता किसके अंदर है, जो जो ये पहचान पाए कि इसमें ऑपरेशन में, सीएनसी मशीन में या एनसी-डीएनसी मशीन में, कि ये पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा पार्ट है, तो हम लोगों को जो नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, उसे हटा देंगे। तो ये क्षमता किसके अंदर है, उसे रेक्टिफाई करने की, उसे पहचान करने की कि ये पार्ट हटाना है, ये अतिरिक्त है, तो वो क्षमता है हमारी पीएलसी में। ठीक है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, यानी कि वो जो कंट्रोलिंग करेगा, मतलब पीएलसी जो सॉफ्टवेयर है, सॉलिड स्टेट सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम लोग प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर है ये। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर है ये, लॉजिकली चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। लॉजिक का तो लॉजिकल तो समझते हो ना, जैसे रीजनिंग होता है, लॉजिकल रीजनिंग, इलॉजिकल रीजनिंग वगैरह होती है। हम लोग कहते हैं लॉजिक बात करो यार, क्या इलॉजिकल बात करो जिसका कोई हाथ और पैर ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका मतलब ही नहीं कुछ निकल के आता है, तो ये वो चीज़ें को कंट्रोल करता है जिनका कोई अर्थ निकल के आना होता है। ठीक है, जो लॉजिकली होती हैं, जिनका कोई सेंस होता है। ठीक है, सेंस करता है ये सारी चीज़ों को, सेंसर्स लगे होते हैं इसमें, ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जो सेंस करने, ट्रांसड्यूस करने के बाद हम लोगों को रिस्पॉन्स देते हैं, आउटपुट देते हैं, उस हिसाब से ये काम करता है। तो ये लॉजिक कंट्रोल करता है, लॉजिक्स को कंट्रोल करता है। चलिए, तो ये मेन पार्ट्स हो गए। अब एक एक पार्ट को हम लोग डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि पावर सप्लाई में हम लोग क्या क्या देते हैं। ठीक है, प्रोसेसर तो वैसे आप लोगों को मैंने बता ही दिया, माइक्रो प्रोसेसर इसमें रहता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, इनपुट आउटपुट देख लिया, वही है सीएनसी एनसी डीएनसी मशीन में जितनी बार मैंने इनपुट आउटपुट का आप लोगों के लिए नाम बोला है वही रहेगा। पंच कार्ड, टैप रीडर वगैरह रहता है। ठीक है, छोटे छोटे पंच होते हैं, छोटे मतलब पंच वही होल्स की फॉर्म में जो होता है फिल्म में। ठीक है, जिसमें हम लोग डेटा इन्फॉर्मेशन के रूप में देते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन की मीडिया क्या क्या है, कम्युनिकेशन हमारा सीरियल, पैरेलल और ईथरनेट टेक्नोलॉजी के बेस पर हमारा कम्युनिकेशन होता है। और ऐसा कौन सा रिडंडेंसी यानी ऐसा कौन सा अतिरिक्त पार्ट होता है जो हमको नहीं चाहिए होता है। ठीक है, यही है इस टॉपिक में। तो हम लोग डिटेल में एक एक करके पावर सोर्स वगैरह के बारे में पढ़ लेते हैं। पावर सप्लाई, तो पहला जो उसमें है एलिमेंट वो है पावर सप्लाई। पीएलसी में कौन सी टाइप की पावर सप्लाई दी जाती है, तो देखिए एक बार पढ़ लीजिए। बिजली की आपूर्ति पीएलसी प्रोसेसर और अन्य मॉड्यूल द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिग्नल स्तर वोल्टेज में 230 वीएसी। वीएसी का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, वोल्ट एम्पियर करंट, वैसे यहाँ लिखा हुआ है वीएसी का मतलब मतलब जो करंट दिया जा रहा है, उसको जो सप्लाई दी जा रही है वो हमारी अल्टरनेट करंट है, एसी। ठीक है, तो 230 वीएसी और 120 वीएसी या 125 वीडीसी जैसे सुविधा विद्युत वितरण वोल्टेज को परिवर्तित करता है। इसका मतलब क्या है, देखिए 230 वीएसी का मतलब है जो अमेरिका में जो हम लोगों की जो पावर सप्लाई होती है वो 230 वीएसी होती है, यानी कि 230 वोल्ट्स अल्टरनेट करंट होता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है, हम लोग इस पावर सप्लाई को यूज़ नहीं करते हैं, इसको बदला जाता है। ठीक है, इसको बदला जाता है, 120 वीएसी यूज़ किया जाता है या 125 वीडीसी जैसी सुविधा विद्युत वितरण वोल्टेज को परिवर्तित करता है। ठीक है, यानी इसको परिवर्तित करेगा जितनी हमारी इंडिया में रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग कंट्री का अपना अलग अलग करंट का पैरामीटर है, कहीं पे 230 है, कहीं पे 120 है, कहीं पे 240 है, इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो पावर सप्लाई दी जाती है, तो आप लोग डायरेक्टली अगर ये लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग ये लिख सकते हो कि नॉर्मली पीएलसी कंट्रोलर में जो पावर सप्लाई होती है वो दो टाइप की होती है, पहली होती है वीएसी और दूसरी होती है वीडीसी। वीएसी का मतलब जहाँ पर है वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी, और दूसरा है वीडीसी, इसका मतलब है वोल्ट डायरेक्ट करंट। ठीक है, दो टाइप की पावर सप्लाई इसमें हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें एक दूसरे का कन्वर्जन होता है, एसी से डीसी कन्वर्जन और डीसी से एसी कन्वर्जन। अब एसी और डीसी क्या होता है, अगर आप लोगों को थोड़ा और इसे लंबा खींचना है, मतलब इसी टॉपिक को, पावर सप्लाई को, या आप लोग वीएसी और वीडीसी को थोड़ा लंबा खींच सकते हो कि करंट के बारे में बता सकते हो कि अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट क्या क्या होता है। ठीक है, तो अल्टरनेट करंट में आप लोग क्या बताओगे, एक ऐसा करंट जो वेव्स की फॉर्म में चलता है, इस तरीके से। ठीक है, चाहो तो मैं आपको दूसरी स्लाइड में दिखा देता हूँ। देखिए, वीडीसी एंड वीएसी। ठीक है, पावर सप्लाई की अगर बारे में, क्योंकि वो पार्ट है, पहले तो आप लोग पीएलसी के बारे में डिफाइन करोगे, उसका इंट्रोडक्शन दोगे कि पीएलसी क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन दे दिया। इंट्रोडक्शन देने के बाद क्या करोगे, उसके पार्ट्स के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में लिखोगे। तो फर्स्ट पार्ट आपका पावर सप्लाई, पावर सप्लाई के बारे में थोड़ा सा लिख दिया कि पावर सप्लाई में हम लोग दो टाइप की पावर सप्लाई यूज़ करते हैं, वीएसी और वीडीसी। इसमें है ना 230 या 120। ठीक है, इन दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन चलता है, वीएसी से वीडीसी बनाया जाता है, और वीएसी से वीडीसी और वीडीसी से वीएसी बनाया जाता है। ये ट्रांसफॉर्म जिस टाइप का करंट नीड होता है। ठीक है,
तो अब आप इसमें थोड़ा और लेंदी करना है तो VDC और VAC की फुल फॉर्म लिखने के बाद आप डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट को डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हो। ये हमारा, ठीक है, ये मीडियम मिड लाइन होती है, यानी कि माध्य लाइन, ये माध्य लाइन होती है, ठीक है। इसी तरीके से इसे बता देते हैं, ये भी हमारी क्या होती है, मीडियम लाइन होती है, ठीक है। इसमें जो करंट होता है वो स्ट्रेट लाइन में के फॉर्म में चलता है, डायरेक्ट करंट, ठीक है। इसमें किसी भी तरीके का कोई उतार चढ़ाव नहीं आता, बिल्कुल सीधी सीधी वे में चलता है ये डायरेक्ट करंट हमारा। लेकिन जो हमारा अल्टरनेट करंट होता है वो वेव्स की फॉर्म में चलता है, ठीक है, इस तरीके से चलता है। इसमें सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, और ये सबसे नीचे वाला पार्ट, तो इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं श्रृंग, और इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं गर्त, ठीक है। तो श्रृंग यानी कि क्रेस्ट, और इसको बोलते हैं ट्रफ। ये वाली जो लाइन होती है ज़ीरो की होती है, ये वाली जो बीच वाली लाइन जा रही है इसकी वैल्यू, की मीडियम लाइन जो होती है इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। ये पॉजिटिव, ये वाला जो पार्ट होता है ये पॉजिटिव होता है, और ये वाला पार्ट नेगेटिव होता है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो करंट अगर लगता है किसी को तो वो एक टाइम के बाद ज़ीरो ज़रूर होगा, ठीक है, जहाँ पर आप लोग बच सकते हो, छोड़ सकते हो। लेकिन डायरेक्ट करंट में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, वो सीधी लाइन में चलता है, ठीक है। अगर एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया, ये छोड़ता नहीं है फिर, ठीक है। तो आप इस वे में डायग्राम के बेस पे भी VDC और VAC को फुल फॉर्म के साथ डिफाइन कर सकते हो। तो थोड़ा वो लेंदी हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट एलिमेंट क्या है इसका, प्रोसेसर, ठीक है। तो प्रोसेसर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रोसेसर मॉड्यूल में माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है। मॉड्यूल का मतलब होता है एक ऐसा ब्लॉक या एक ऐसा कॉलम, एक ऐसा ब्लॉक बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि कई सारे चैनल्स होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, पर्टिकुलर किसी एक मॉड्यूल में बोल सकता हूँ कि इस मॉड्यूल में मेरा ये वाला प्रोसेसर यूज़ किया जा रहा है। तो प्रोसेसर मॉड्यूल में या प्रोसेसर ब्लॉक में हम लोग कौन सा प्रोसेसर यूज़ करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं, ठीक है। जो नियंत्रण कार्यों यानी कि जो कंट्रोलेबल वर्क जो होते हैं, नियंत्रण कार्यों और संगणनाओं को क्या बोलते हैं, संगणनाओं को बोलते हैं कैलकुलेशंस, ठीक है। के साथ साथ प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए भी आवश्यक मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो प्रोसेसर का मेनली काम क्या होता है, जो हम लोग मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, मेमोरी में तो डेटा फीड किया जाता है, ठीक है। तो मेमोरी जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो कैलकुलेशंस के साथ साथ मतलब जो चीज़ें एक्टिविटी जो ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं उनको कंट्रोल करने के साथ साथ और क्या क्या हो रहा है, कैलकुलेशंस भी कर रहा है वो और अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन भी कर रहा है कि किस चीज़ का डेटा वो आउटपुट क्या आना चाहिए, किसका आउटपुट क्या आना चाहिए। कंट्रोलिंग के साथ साथ कैलकुलेशन के साथ साथ वो प्रोग्राम को स्टोर भी कर रहा है मेमोरी के रूप में, ठीक है। प्रोग्राम को स्टोर भी कर रहा है, कौन कर रहा है, प्रोसेसर। तो प्रोसेसर का मेन काम क्या हो गया, पहला काम हो गया कंट्रोलिंग करना, जो भी ऑपरेशन एक्टिविटी जो परफॉर्म हो रही है उसको कंट्रोल करना, कहाँ पे रोकना है, कहाँ पे चलाना है, ठीक है। दूसरा कैलकुलेशंस करना, कैलकुलेशन करने के साथ साथ जो प्रोग्राम है, जो हम लोगों ने प्रोग्राम रन कराना है उसमें, उसे स्टोर करने का काम भी हमारा प्रोसेसर करता है, ठीक है। स्टोर होगा जहाँ पे, वहीं से वो निकल के एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद हमें वो मॉनिटर में शो होगा। तो सेकेंड पार्ट हमारा क्या था, प्रोसेसर। थर्ड पार्ट है हमारा इनपुट और आउटपुट। वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में हम लोग कौन सी मशीन, मतलब CNC NC DNC मशीन में कौन कौन सी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। तो ये मॉड्यूल मतलब वही आप लोग ब्लॉक बोल सकते हो, ठीक है। पहला मॉड्यूल में हमारा प्रोसेसर था, यानी पहले ब्लॉक में प्रोसेसर था, दूसरे मॉड्यूल में इनपुट और आउटपुट चीज़ें आ गई। तो ये मॉड्यूल प्रोसेसर को फील्ड उपकरणों से जोड़ने का साधन प्रदान करते हैं। यानी इनपुट डिवाइसेस का मतलब हो गया, इनपुट में कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट की जाएंगी मशीन से, ठीक है। आउटपुट में कौन कौन सी डिवाइसेस होंगी जिनसे हमें आउटपुट मिलेगा, जैसे कि सेंसर्स होता है, ठीक है। सेंस करने के बाद हमें आउटपुट बताता है ना कि यहाँ पर ये टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ ये प्रेशर ज़्यादा है, तो वो आउटपुट में आता है। सेंसर्स डिवाइसेस, जितनी भी हमारी सेंस करने वाली जो डिवाइसेस होती हैं वो आउटपुट में आती हैं। और इनपुट में आप लोगों को बताया था, इनपुट में क्या क्या रहता है, पंच कार्ड, ठीक है, पंच कार्ड हो गया, टैप रीडर हो गया, ये सारे इनपुट डिवाइसेस होती हैं। तो इनको जोड़ने का काम, जोड़ने का जो काम होता है, ये मॉड्यूल प्रोसेसर को फील्ड उपकरणों से जोड़ने का साधन प्रदान करते हैं। इन मॉड्यूल के उदाहरण जैसे कि एनालॉग इनपुट मॉडल, ठीक है,
अगर हमारी कोई चीज़ एनालॉग और डिजिटल में मतलब तो आप समझते हो, अभी मैं समझा दूंगा कि एनालॉग और डिजिटल क्या होता है। एनालॉग इनपुट मॉड्यूल, दूसरा एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल, डिजिटल इनपुट मॉड्यूल और डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल आदि हैं, ठीक है। तो अब ये एनालॉग और डिजिटल क्या होता है, जैसे आप लोगों ने मैं देखा होगा, आप लोग वॉच वगैरह पहनते हो, इन डिजिटल कहते हैं, डिजिटल वॉच है, एक होती है एनालॉग वॉच होती है। तो डिजिटल वॉच वो होती है जिसमें आप लोगों की नंबर्स हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स होती हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से डिजिट्स होती हैं, वो डिजिटल वॉच होती है। वो सिर्फ टाइम को शो करेगी, उसमें मतलब कि डंडी रहती है, स्टिक्स होती हैं इस तरीके से। एक तो वॉच होती है ये, जिसमें सिर्फ ये वाली जो बार्स होती हैं इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ बीच में सुई मतलब कि निडल होती है। अगर मैं बताऊँ आपको कितना बज रहा है तो आप बता सकते हो कितना है, ठीक है, मैं बता सकता हूँ, ये 12 का हो गया, 6 का हो गया, 3 का हो गया, 9 का हो गया, और ये क्या है, ये 2 का है, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि बड़ी सुई ये है, छोटी सुई है, तो आपके 2 बज रहे हैं। तो इसमें किसी भी तरीके का हम लोग डिजिट यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये डिजिट नहीं यूज़ करोगे, डिजिट यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये कौन सी हो गई, एनालॉग वॉच हो गई, ठीक है, या एनालॉग हो गया। तो ऐसा इनपुट जो एनालॉग फॉर्म में दिया जा रहा है, जो किसी डिजिट के फॉर्म में नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो इनपुट डिवाइसेस कौन सी हो जाएंगी, एनालॉग इनपुट मॉड्यूल। वो मॉड्यूल का मतलब फिर से वही है, ब्लॉक है, मतलब एक पर्टिकुलर ब्लॉक्स बने हुए हैं, पर्टिकुलर मॉड्यूल्स बने हुए हैं जिसमें चीज़ों को रखा गया है, ठीक है, ऑपरेशन चीज़ों को रखने के लिए, करने के लिए रखा गया है। तो कौन कौन सी है वो इनपुट मॉड्यूल, एनालॉग इनपुट मॉड्यूल, जिसमें किसी भी तरीके की कोई डिजिट यूज़ नहीं होगी, डिजिट यूज़ नहीं होगी। वो कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, एनालॉग इनपुट मॉड्यूल, मतलब इनपुट जो दिया जा रहा है वो डिजिट के फॉर्म में नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर इनपुट हम लोग डिजिट के फॉर्म में नहीं देंगे तो ऑब्वियसली बात है हमें आउटपुट भी एनालॉग फॉर्म में मिलेगा, डिजिट के फॉर्म में नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा होता है डिजिटल इनपुट मॉड्यूल। डिजिटल, अगर यही वॉच आपकी 12 6 3 9 वाली हो जाए, और 1 2 4 5 7 8 10 11 इस तरीके से हो जाए, तो आप लोग देख रहे हो कि इसमें डिजिट आ गई हैं। अब आप लोग, घड़ी तो पहले वाली भी थी और घड़ी ये वाली भी थी, ठीक है, दोनों में ही हमें समय दिख रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाली जो वॉच है अब ये एनालॉग ना हो गई, ये हो जाएगी डिजिटल वॉच। तो जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा, जो कम्युनिकेशन हम लोग डिजिट्स की फॉर्म कर रहे हैं, संख्याओं की फॉर्म में कर रहे हैं, तो वो कौन सा हमारा हो जाएगा, इनपुट मॉड्यूल, डिजिटल इनपुट मॉड्यूल। और उसी से हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल। तो देखिए यहाँ पे कितने सारे मॉड्यूल्स, कितने सारे ब्लॉक्स के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहले हमने प्रोसेसर के बारे में पढ़ा, प्रोसेसर मॉड्यूल अलग था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट मॉड्यूल अलग है, वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक एनालॉग में डिवाइड हो गया, एक डिजिटल में, ठीक है। दूसरा है आउटपुट, ठीक है, आउटपुट भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, या 2 ब्लॉक में या 2 मॉड्यूल में डिवाइड हो गया, एक इनपुट मॉड्यूल में और एक आउटपुट मॉड्यूल में, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा पार्ट है, इनपुट और आउटपुट, सॉरी। उसके बाद आता है आपका, इसी में देखो नीचे लिखा हुआ है कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को, किस टाइप की कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ करते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन को या डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए। कौन कौन से कम्युनिकेशन मीडियम होते हैं वो, पैरेलल यानी कि समांतर, ठीक है। दूसरा है सीरियल, आप इसे सीरीज भी लिख सकते हो, ठीक है, यानी श्रेणी। सीरियल कम्युनिकेशन जो 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, पहला था सिंक्रोनस वाला, इनको डिटेल में स्टडी करने के लिए आप पिछले लेक्चर्स को देखिएगा, सिंक्रोनस, और सेकंड है असिंक्रोनस, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ठीक है। और तीसरा था, ये पहला पैरेलल, दूसरा सीरियल, और तीसरा है ईथरनेट, जिससे हम लोग एक राउटर से कई सारे सिस्टम्स, कई सारे कंप्यूटर, कई सारे मोबाइल्स को एक वाईफाई कनेक्शन के थ्रू हम लोग जोड़ पा रहे थे। उस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथरनेट टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। ये तो फिर ये कम्युनिकेशन के हो जाएंगे, जो उसमें लेक्चर्स में था वही डेटा आप लोगों को इसमें लिखना है, कम्युनिकेशन। तो तीसरा पार्ट वो हो गया, चौथा पार्ट हो गया कम्युनिकेशन का, ठीक है। पाँचवा जो पार्ट है आप लोगों का वो कौन सा है, रिडंडेंसी, यानी कि अतिरिक्त। ऐसी कौन सी कई सारी एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो हम लोगों को ऑपरेशन में या मशीनिंग के दौरान नहीं चाहिए होती हैं, अनवांटेड होती हैं, ठीक है, उनको हमें हटाना होता है। या कोई, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बताऊं, कई सारी वीडियो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कई सारी वीडियो क्लिप्स ऐसी होती हैं जो जिसमें कई सारे पार्ट ऐसे होते हैं जो हमें हटाने होते हैं। हम जैसे कि जैसे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वीडियो क्लिप में जो हमें हटानी होती हैं, नहीं चाहिए होती हैं। जैसे किसी का आना या जाना वो शूट करना होता है, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो नहीं शूट करनी होती हैं, तो वो हम क्या करते हैं वहाँ पे,
रिडंडेंसी का यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से ऑपरेशंस में होता है, मशीनिंग में होता है, कई सारे ऐसे मैकेनिकल एक्टिविटी ऐसी हो जाती हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऐसी हो जाती हैं कि जो हमें नहीं देखनी होती हैं, अनवांटेड होती हैं। तो उस केस के लिए हम लोग रिडंडेंसी एक सॉफ्टवेयर होता है उसका यूज़, रिडंडेंसी का मतलब एक ऑपरेशन होता है जैसे कि कई पीएलसी अनावश्यक संचालन के लिए कॉन्फ़िग करने में सक्षम है। मतलब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है आकलन करना या गणना करना या पहचान करना, चीज़ों को पहचानना, ठीक है, उस हिसाब से आकलन करना। तो कई पीएलसी यानी कई ऐसे पीएलसी सॉफ्टवेयर्स हैं जो अनावश्यक संचालन, अनावश्यक का मतलब अनवांटेड, अननेसेसरी, संचालन का मतलब होता है मूवमेंट या कोई भी एक्टिविटी के लिए कॉन्फ़िगर यानी कि आकलन करने में सक्षम होते हैं। कई सारे ऐसे पीएलसी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें एक प्रोसेसर दूसरे का बैकअप लेता है। बैकअप का मतलब समझते हो? कोई अगर एक एक्टिविटी है, जैसे कि आप लोगों ने कोई एक्टिविटी है, अगर एक वीडियो 30 मिनट की है, ठीक है? अब उस 30 मिनट की वीडियो में वो एक्टिविटी, उसमें कई सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो हमें नहीं चाहिए, तो जब उसे आप कम करोगे, ठीक है? तो उसका जो 30 मिनट का जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा। मान लो वो 25 मिनट की हो गई या 20 मिनट की हो गई, तो उस 30 मिनट को कंप्लीट कैसे करोगे? तो उसका बैकअप पहले से रेडी रहता है, ठीक है? वो भी पीएलसी के अंदर इंस्टॉल होता है सारा कुछ, कि अगर इतना पार्ट हमारा कवर करना है या हटाना है, तो उसको कवर कैसे करोगे आप लोग? 30 मिनट की वीडियो को पूरा कंप्लीट कैसे करोगे, या 30 मिनट का कोई टास्क है वो कंप्लीट कैसे करोगे, दिखाओगे कैसे कि ये 30 मिनट में कंप्लीट हुआ है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, रिडंडेंसी का यूज़ करते हैं, जो एक पीएलसी सॉफ्टवेयर के अंदर अनावश्यक मूवमेंट के लिए आकलन करने में सक्षम होता है, जिसमें एक प्रोसेसर दूसरे का बैकअप लेता है, ठीक है? इसमें बैकअप सिस्टम हमारा लगा होता है पहले से। इस व्यवस्था के लिए अक्सर रिडंडेंसी मॉड्यूल को जोड़ने की आवश्यकता होती है। देखिए फिर से यहाँ पे एक मॉड्यूल आ गया। अगर क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में या फिर वाइवा में पूछ सकता है, सीएनसी मशीन में कितने सारे मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे आप लोग सबसे पहला मॉड्यूल क्या बोलोगे? कम्युनिकेशन का एक मॉड्यूल हो गया, और एक मॉड्यूल रिडंडेंसी का हो गया, एक मॉड्यूल कौन सा हो गया? प्रोसेसर का हो गया, एक पावर सोर्स का हो गया। तो मतलब यहाँ पे कई सारे मॉड्यूल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आता है अनावश्यक मॉड्यूल को जोड़ने की आवश्यकता होती है, ठीक है? अगर रिडंडेंसी मॉड्यूल हमारा नहीं जुड़ा होगा उस ऑटोमेटिक मशीन में, ठीक है, तो हम लोगों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो अनवांटेड है, जो नहीं चाहिए हमको, अननेसेसरी अनावश्यक एक्टिविटी है, उनके बारे में हमें नहीं पता पड़ेगा, ठीक है? तो उस केस में हम लोग रिडंडेंसी मॉड्यूल को भी उसमें इंस्टॉल करते हैं। कुछ अनावश्यक वर्क जिनकी करने की कोई नीड नहीं होती, ठीक है, जिनकी करने की कोई नीड नहीं होती, उनको हटाने के लिए रिडंडेंसी मॉड्यूल को जोड़ा जाता है, जिससे सेटअप टाइम में देरी ना हो, ठीक है? सेटअप टाइम क्या होता है? जैसे कोई एक एक्टिविटी शुरू हुई, फिर उसके बाद एक अगली एक्टिविटी शुरू होगी, तो एक एक्टिविटी शुरू होगी, फिर खत्म होगी, फिर नई शुरू होगी। तो जो नई शुरू होगी, पहले खत्म होने के बीच का जो टाइम गैप हो वो ज़्यादा ना हो। ऐसा ना हो कि अगले एक्टिविटी शुरू होने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिडंडेंसी मॉड्यूल का यूज़ करते हैं, जो अगली एक्टिविटी को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर दे। तो ये मेन पार्ट्स थे एक पीएलसी के। कौन-कौन से थे? एक बार दोबारा से मैं सारा बता देता हूँ। पीएलसी जनरल प्रोसेसर, सॉरी ये तो माइक्रो प्रोसेसर हो गया। हाँ, यही है। तो कौन-कौन से मॉड्यूल्स हो गए? पहला मॉड्यूल है पावर सोर्स सप्लाई, जिसमें हम लोग वीएसी और वीडीसी पावर सोर्स सप्लाई का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड है प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, इसमें मॉड्यूल रहता है हमारा, ठीक है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, ये एक इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल होता है, जिसमें हमारा एनालॉग 2 पार्ट में आता है इसमें। एक एनालॉग होता है, डिजिटल होता है। एनालॉग इनपुट मॉड्यूल और डिजिटल इनपुट मॉड्यूल, ठीक है। दूसरा है आउटपुट डिजिटल मॉड्यूल में कौन-कौन सा, वही से फिर से एनालॉग एंड डिजिटल में आ जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन के मीडियम कौन-कौन से हैं, ये भी एक मॉड्यूल अलग आ गया, और रिडंडेंसी मॉड्यूल हो गया। तो ओवरऑल आप लोगों के 5-6 मॉड्यूल्स इसमें हैं, जो एक पीएलसी के कंपोनेंट्स हैं। पीएलसी के बारे में डिटेल में बता दिया, ठीक है। क्या होता है, आप लोग इसे एक बार दोबारा से री करके वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, उसके बेहाव पे नोट्स बनाइएगा, ठीक है। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने लिखी हुई ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। उस बट अगर ये तो है ही है, अगर आप लोगों को यहाँ से नोट्स बनाना है, यहाँ से बना लीजिए। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। बाकी आप लोगों को नोट्स तो प्रोवाइड होंगे ही, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा इस चैप्टर में, पीएलसी कंट्रोल एंड इट्स कंपोनेंट्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है। पीएलसी के बारे में पढ़ लिए। प्रॉब्लम विद ऑटोमेटिक मशीन्स, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब जो हमारा इसमें टॉपिक रह रहा है, एक बार सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं, कौन कौन सा टॉपिक हमारा फर्स्ट यूनिट में रह रहा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन एनसी हो गया, सीएनसी डीएनसी हो गया, एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशंस हो गए, मशीन कंट्रोल यूनिट हो गया, इनपुट डिवाइसेस हो गया, सीरियल कम्युनिकेशन हो गया, इथरनेट टेक्निक हो गया, सेलेक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स टू बी मशीन ऑन सीएनसी मशीन, ये टॉपिक अभी रह रहा है। प्रॉब्लम विद कन्वेंशनल, ये हो गया। न्यू डेवलपमेंट
ये मैंने बताया था कि आप लोग इसे खुद से रीड कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि आप इसे करेंगे तो मैं इसको करवा दूंगा, ठीक है। एक्सिस आइडेंटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगा जब इसका चैप्टर आएगा। बाकी पीएलसी कंट्रोल एंड इट्स कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट हो चुका, मतलब ओवरऑल आपकी फर्स्ट यूनिट टोटली कंप्लीट है, ठीक है। इसमें बस ये रह गया सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स टू बी मशीन और सीएनसी मशीन। तो सिलेक्शन ऑफ द कंपोनेंट यानी कि ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो सीएनसी मशीन में ऑपरेशन मशीनिंग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सीएनसी मशीन और एनसी मशीन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं बताइए। मेनली जो कंपोनेंट्स हैं सीएनसी मशीन में कौन कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, और मशीन कंट्रोल यूनिट होता है, और हम लोगों का फीडबैक डिवाइसेस होती हैं, मशीन टूल होता है। अगर मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बताऊं कि कौन कौन से कंपोनेंट एनसी सीएनसी मशीन्स में यूज़ किए जाते हैं, देखिए। कंपोनेंट्स to be machine on CNC automation, ठीक है। दैट मीन्स कंपोनेंट्स टू बी मशीन ऑन सीएनसी ऑटोमेशन, जिसमें फर्स्ट आप लोगों का कौन सा पार्ट रहेगा। अगर मैं डायग्राम के बेस के समझाऊँ तो डायग्राम बेस समझ लीजिए आप लोग। मैं एक ट्रायंगल में बना देता हूँ, आप लोग ट्रायंगल में बनाना चाहो ट्रायंगल में बना लीजिए, जैसा आप लोगों को ठीक लगे, ठीक है। इन छोटी छोटी एक्टिविटी से ही क्या होता है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। आप लोगों को ट्रायंगल बनाना है ट्रायंगल बना लीजिए, स्क्वायर बनाना है स्क्वायर बना लीजिए। अब इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जितने पार्ट्स हैं ये वाले जितने भी मशीन पार्ट हैं वो आप लोगों को यहाँ मिल जाएंगे। कौन कौन से पार्ट होते हैं, पहला पार्ट टैप रीडर, ठीक है। सेकंड पंच कार्ड, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेनली पार्ट से ही होते हैं। थर्ड है मशीन कंट्रोल यूनिट, ये क्या होता है, ये ब्रेन होता है मशीन का, ऑटोमेटिक मशीन्स का ब्रेन होता है। इसके बाद क्या आता है, मशीन टूल या कटिंग टूल भी बोल सकते हो आप लोग, मशीन टूल या फिर ठीक है, मशीन टूल या फिर कटिंग टूल। और इसका एक पार्ट और कौन सा हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ। मशीन टूल हो गया, कटिंग टूल हो गया, उसके बाद फीडबैक डिवाइस, फीडबैक डिवाइसेस में कौन कौन सी फीडबैक डिवाइसेस आती हैं, पहला सेंसर, ठीक है, दूसरा ट्रांसड्यूसर्स, एंड थर्ड और भी होती हैं, मैं आप लोगों को नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा। ट्रांसड्यूसर्स एंड थर्ड ट्रांसपॉन्डर्स, एक्यूटेटर्स, ठीक है। ये कुछ सेंसिंग डिवाइसेस होती हैं या फीडबैक डिवाइसेस होती हैं जिनकी हेल्प से हमको मशीन से फीडबैक मिलता है कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ टेम्परेचर प्रेशर ये सारी चीज़ें, या जो कटिंग की जो स्पीड है और जो कूलेंट आ रहा है ऑपरेशन के बीच के दौरान। कूलेंट कब यूज़ किया जाता है, जब दो वर्क पीस मतलब वर्क पीस और कटिंग टूल जब आपस में टकराते हैं ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ हीट जनरेशन होता है, तो वहाँ हम लोग उस सरफेस को ठंडा करने के लिए, वहाँ पे हीट को कम करने के लिए क्या करते हैं, कूलेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, ये सारी कुछ फीडबैक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं जो सेंस करती हैं उस हिसाब से रेक्टिफाई करने की। रेक्टिफायर भी एक इसमें डिवाइस है, रेक्टिफायर, जो रेक्टिफिकेशन यानी कि पहचानने का काम करते हैं, रेक्टिफायर, ठीक है। और मशीन कंट्रोल यूनिट हो गया। फीडबैक जो हम लोगों को देगा वो कहाँ आएगा, डिस्प्ले पे आएगा, कंट्रोल डिस्प्ले भी बोल सकते हो, डिस्प्ले यूनिट भी होती है इसमें एक, मॉनिटर के सामने डिस्प्ले यूनिट भी होती है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स हैं टू बी मशीन ऑन सीएनसी मशीन ऑटोमेशन, यानी ऑटोमेटिक मशीन्स में जो हम लोग मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। आप लोगों को एक इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में एक यूनिट है, थर्ड यूनिट, आई थिंक थर्ड या फोर्थ यूनिट है इसमें,
उसमें आप लोगों को ये सेंसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर्स क्या होता है, LVDT एक है, LVDT, इसको आप लोग जो आप लेके इसी सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट चल रहा होगा MMI, मेट्रोलॉजी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो उसमें आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ोगे, आधे से ज़्यादा पार्ट तो आप लोग MMI में ही पढ़ लोगे इसका, CNC मशीन का, ठीक है। तो सेंसर्स, ट्रांसपॉन्डर्स, ट्रांसड्यूसर्स वगैरह जो हैं ये आप लोगों को मैं 3rd या 4th यूनिट है इसी सब्जेक्ट में, उसमें आप लोगों को डिटेल में स्टडी करूँगा। क्लियर? तो आई होप फर्स्ट यूनिट का जो हमारा पोर्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एक बार दोबारा सारी चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं और एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं जल्दी से, ताकि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने सबसे आज पढ़ा था डेटा इन्फॉर्मेशन के बारे में। डेटा इन्फॉर्मेशन आज नहीं, मतलब इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, आज का जो लेक्चर था वो ये था। टॉपिक्स ऑफ द टुडे क्या था, PLC कंट्रोल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स है उसके बारे में पढ़ा था। प्रॉब्लम्स विद ऑटोमेटिक मशीन, ये ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। और ऐसे कौन कौन से मशीन पार्ट्स हैं या ऐसे कौन कौन से मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान CNC के पार्ट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई हो। कहीं कोई डाउट लगता है तो आप लोग लेक्चर में पूछिएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आप लोगों का मैं थोड़ा बता देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकेंड यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट ओवरऑल आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। सेकेंड यूनिट में जो है, सेकेंड यूनिट ये रहेगी आप लोगों की कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स एंड टूलिंग, ठीक है। थोड़ा डिटेल इसका स्टडी कर लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को इसमें पढ़नी है सेकेंड यूनिट में। पढ़ना तो खैर सभी है, लेकिन जो मोस्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम्स में मोस्टली पूछी जाएंगी। डिज़ाइन फीचर्स, यानी जो टूलिंग है, मशीन टूल जो होता है, मशीन टूल होता है उसका डिज़ाइन फीचर्स क्या क्या होता है, मतलब मशीन टूल को जब डिज़ाइन किया जाता है या किसी भी मशीन को डिज़ाइन किया जाता है तो उसके कौन कौन से फीचर्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस हैं, कौन कौन सी विशिष्टताएं हैं जो एक मशीन टूल या मशीन को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। स्पेसिफिकेशन चार्ट ऑफ CNC मशीन्स, CNC मशीन्स के लिए हम लोग कुछ स्पेसिफिकेशन चार्ट्स यूज़ करेंगे जिसमें हमारा डेटा दिया होगा। हम लोग अगर कोई भी जैसे मान लीजिए हम लोग किसी की सर्वेइंग करने जाते हैं, सर्वे करने जाते हैं किसी चीज़ का, और फील्ड में जाते हैं तो फील्ड का कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसे एक चार्ट में दिखा देते हैं कि हमने एक टाइम पे ये डेटा लिया, दूसरे टाइम पे डेटा लिया, तो हमें डेटा उस चार्ट से या उस टेबल से लेने में आसानी होती है, समय कम लगता है। तो उसी तरीके से एक चार्ट बनाया जाएगा, स्पेसिफिकेशन चार्ट CNC मशीन्स के लिए। यूज़ ऑफ स्लाइड बेस, स्लाइड बेस क्या होता है, ठीक है। बॉल्स, रोलर्स एंड कोटिंग्स। कोटिंग का मोस्टली आवरण का मतलब कोटिंग का मतलब मेनली आवरण है, कटिंग टूल के ऊपर या वर्कपीस की सरफेस के ऊपर, या ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे कोटिंग की जाती है CNC मशीन्स में, ताकि उसकी जो अंदर की सरफेस है वो बाहर के वातावरण से, बाहर के वातावरण के मतलब टेम्परेचर, प्रेशर्स को ना मतलब झेल सके आसानी से, और वो फ़र्क उसमें ना पड़े, ठीक है। मोटर, कौन किस किस टाइप की मोटर्स होती हैं CNC मशीन्स में यूज़ की जाती है। लीड स्क्रू आप लोगों ने वर्कशॉप में पढ़ा होगा। लीड स्क्रू किस लिए यूज़ किया जाता है लेथ मशीन में, ठीक है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि लीड स्क्रू जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है लेथ मशीन में। स्वार्फ रिमूवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वार्फ रिमूवल, इसको मैं आपको डिटेल में जब नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें सबसे पहले मैं शुरुआत आप लोगों की स्वार्फ रिमूवल से ही करूँगा, ठीक है। सेफ्टी एंड गार्डिंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, यानी कि CNC मशीन है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं भाई, ऑटोमेटिक मशीन है, खतरा रहेगा। अब हम उसके पास जाएंगे तो चिप्स जो ऑपरेशन करने के समय जो वर्कपीस की सरफेस है चिप्स की कोटिंग हटती है, वो कपड़ों पे या आंखों पे गिरने की, तो हम लोग ऐसे कुछ तो ऐसी डिवाइसेस लगाएंगे ना जिससे हमें अलार्म या कोई बीप पहले से पता पड़ जाए कि वहाँ जाना खतरा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी एंड गार्डिंग डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। वेरियस, यानी विभिन्न प्रकार के कटिंग टूल्स फॉर CNC मशीन, ऐसे कौन कौन से कटिंग टूल्स हैं जो CNC मशीन्स में यूज़ किए जाते हैं। नॉर्मली कटिंग टूल्स वही होते हैं जो हम लोग मैनुअली लेथ मशीन्स वगैरह में यूज़ करते हैं, जो हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, ब्रॉन्ज स्टील, टाइटेनियम, डायमंड के बने होते हैं, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ टूल होल्डर, टूल होल्डर जो टूल को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। डिफरेंट पैलेट सिस्टम, पैलेट सिस्टम क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑटोमेटिक टूल चेंजर, जिसको हम लोग ATC बोलते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक ATC, ऑटोमेटिक टूल चेंजर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ टूल रूम, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट है कि जो टूल रूम है, टूल एक
स्थान से जा रहा है दूसरे स्थान तक पहुंच रहा है, ठीक है। अगले स्थान पे हमें दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए पहला टूल वहाँ से जाएगा और दूसरा नया टूल वहाँ पे आ जाएगा, तो उसकी हमें पहले से ही सारी चीज़ें फीड करके रखनी पड़ेंगी ताकि टूल को अपने स्थान तक पहुँचने के लिए समय ना लगे, ठीक है। और ऑपरेशन जो है, एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, दूसरा शुरू होने के लिए समय ना लगे, टाइम पे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, ताकि हमारा जो लीड टाइम है या सेटअप टाइम है उसमें देरी ना हो। तो ये सेकंड चैप्टर है आप लोगों का, ठीक है, जिसे जिसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स एंड टूलिंग। तो ये लेक्चर आप लोगों का यहीं फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।